हेलो एंड वेलकम बच्चों। जैसा कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में तो देखा ही होगा, आज हमारा टॉपिक क्या है लेक्चर का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 और जो कि सब्जेक्ट होगा हमारा एनवायरनमेंट। मेरे इस वीडियो के ज़रिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना उद्देश्य रहेगा कि आप एक ही वीडियो देख करके आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। अगर आपको लग रहा होगा हमारे पास क्वेश्चंस आंसर हैं, हमको नंबर लाने के लिए उतना काफ़ी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बच्चों। आपको एनसीईआरटी की एक बेसिक समझ ज़रूरी है, आपको चाहिए। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव आंसर राइटिंग में हमारी मदद रहती है। चलिए आज हम इस चैप्टर को चालू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। बच्चों, एनवायरनमेंट क्या होता है हमको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी रहेगा। एनवायरनमेंट कहीं भी आप किसी से पूछोगे तो हर टीचर का एक आंसर रहेगा, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, जो भी हमारे आसपास है, वो सारा कुछ एनवायरनमेंट है। मैं भी आपसे कोई अलग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी यही बात करूँगा कि जो भी हमारे आसपास देखेंगे हम, आपका फ्रेंड, आपकी रोड, आपकी स्कूल, आपका गार्डन में लगा हुआ पौधा, सारा ही कुछ एक एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। बस उसमें फ़र्क होता है, कुछ एनवायरनमेंट इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है, कुछ नेचुरल होता है। और इसी सब में हम अपन आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि एक लेक्चर के अंदर उनको भी काफ़ी मदद हो सके और उनको इस चैप्टर को बार बार रिवाइज ना करना पड़े। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारा सबसे पहला यहाँ पे पेज खुल के आता है। ये आपके पास भी बुक होगी सेम टू सेम, आप भी मेरे साथ रीडिंग करिएगा। रीडिंग करने से आपका क्या रहेगा कि आपका फ्लुएंसी बढ़ेगी और रीडिंग करने से हमको आगे चल के वर्ड्स पता रहते हैं, जिसके बाद हमको इंग्लिश बोलने में भी सहायता लगती है। चलिए आपको मैं ये चैप्टर समझाता हूँ, मेरे साथ रीडिंग करिएगा। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। एक रवि नाम का बच्चा है। रवि नाम का बच्चा एक लंबे वेकेशन, लॉन्ग वेकेशन के बाद जब अपने स्कूल वापस जाता है, वापस पढ़ने के लिए अपने क्लासेस में बैठता है और देखता है कि उसके स्कूल के बाजू में जो प्लेग्राउंड था, जो सिर्फ इकलौता प्लेग्राउंड था जहाँ पे बच्चे खेला करते थे, वो खुदा हुआ है। डग अप मतलब किसी कारणवश खोदा गया है। People said that a huge building with many flats will be constructed there। और लोगों से बात करने पे ये पता चल रहा है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है जिसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स होंगे बच्चों। ठीक है, ये स्टोरी के ज़रिए हमको बता रहा है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद द सॉफ्ट ग्रास, मैरी गोल्ड्स एंड बटरफ्लाई इज़ गॉन फॉर एवर। बच्चों, इस लाइन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचता है कि इतना प्यारा प्लेग्राउंड जिसमें काफ़ी सॉफ्ट ग्रास थी, जहाँ पे हम लोग खेलते थे, मैरी गोल्ड्स यानी कि गेंदे के फूल लगे थे, बटरफ्लाइज वहाँ पे उड़ती रहती थी, वो आज हमारे पास से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है, गॉन फॉर एवर। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट इन द असेंबली। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, सी हाउ अवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। बच्चों, अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हो, नोट्स का मतलब ये होता है बच्चों, जो भी आपको समझ में आया हिंदी इंग्लिश, आप अपने रफ नोट्स में उसको नोट डाउन कर सकते हो, ताकि जब भी आप इस चैप्टर को दोबारा उस रफ को खोल के देखो तो आपका कुछ वर्ड्स के अंदर ही आपको बहुत ही प्यारा सा रिवीजन हो जाए। तो इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। रवि जब अपने साथी सहपाठियों के साथ, बच्चों के साथ, क्लासमेट्स के साथ अपनी फीलिंग शेयर करता है और वो असेंबली में जाता है। असेंबली मतलब बच्चों जहाँ पे प्रार्थना होती है, जहाँ पे प्रेयर होती है, तो वो प्रिंसिपल सर के मुंह से एक बात सुनता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कितनी तेज़ी से बदल रहा है। अब रवि के मन में ये बात आती है कि प्रिंसिपल सर ने जो यहाँ पे शब्द यूज़ किया है एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट असल में है क्या बच्चों। तो वो क्लास में जाता है। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट। तो रवि क्लास में जाता है और अपने टीचर से पूछता है कि सर एनवायरनमेंट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे उसने प्रिंसिपल सर के मुंह से एक नया वर्ड सुना था, एनवायरनमेंट। तो उसने ये सवाल पूछा। अब यहाँ पे बच्चों मैंने रेड लाइन क्यों किया है, अंडरलाइन। आपके पास भी अगर बुक है तो आप भी उसको अंडरलाइन कर लो और इसको अगर आप नोटबुक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सर कहते हैं, वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। बच्चों, जैसे आपको वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि हम अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारा हमारे एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है।
अब आगे देखते हैं। रवि थॉट अलाउड, रवि बहुत सोचता है और रवि कहता है दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर इन द स्कूल एंड क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज माई फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। रवि एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछता है अपने टीचर से। वह कहता है इसका मतलब तो यह हुआ सर कि जो स्कूल की हमारे बिल्डिंग है, जो टेबल है, कुर्सी है और हमारा क्लासरूम है, जो बाहर का मैदान है, जो बाहर पड़ा कचरा है तथा मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सारे क्या एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, कचरा और मेरे फ्रेंड्स भी। तो टीचर कहते हैं यस बेटा ऐसा ही है, बट सम और द क्रिएटेड बाय नेचर। अब जैसे बच्चों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ क्लियर की थी कि कुछ एनवायरनमेंट जो होता है वो इंसानों द्वारा बनाया जाता है और कुछ एनवायरनमेंट नेचर के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे टीचर कहते हैं यस सेड बाय द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर द्वारा बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्री, एनिमल, अदर आर मेड बाय द पीपल। अब बच्चों यहाँ तक फुल स्टॉप जहाँ पे है, यहाँ तक अपन देखते हैं कि जो नेचर बनाता है कुछ चीज़ों को, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। जैसे माउंटेन हो गया मतलब पहाड़, रिवर्स यानी कि नदियाँ, ट्रीज़, एनिमल्स मतलब पेड़ और जानवर, जीव जंतु, ये सब नेचर बनाता है, ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। बच्चों आगे हम 2-3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ने वाले हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट, और मैन खुद इंसान भी इसका हिस्सा होता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो इंसान बनाते हैं। अदर आर मेड बाय द पीपल, फॉर एग्जांपल रोड्स, कार, क्लॉथ्स, बुक्स। अब बच्चों देखिए, आप सुबह से उठने के बाद रात को सोने तक जो भी चीज़ करते हो, जो भी काम करते हो, वो सारा कुछ एनवायरनमेंट के चक्कर में करते हो, एनवायरनमेंट के ही अंदर रह करके करते हो। जो क्लोथ्स आप पहनते हो वो मैन मेड एनवायरनमेंट होता है, लेकिन जो वाटर आप पीते हो वो वाटर नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। आइए आगे देखते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट। बच्चों ये जो है ये प्रैक्टिकल लाइन है, ये आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए दिया हुआ है, ये अपना चैप्टर से उतना मतलब नहीं है और हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक ब्लू कलर का बॉक्स है, आपके पास भी होगा, इसको हम रीड करते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात इसमें लिखी हुई है, चलिए पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। बच्चों ये कह रहा है एनवायरनमेंट जो है हमारी बेसिक सपोर्ट सिस्टम है। लाइफ मतलब जो हमारी बेसिक लाइफ होती है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया सुबह उठ करके रात को सोने तक के बीच में आप जो भी काम करते हो वो सारा कुछ एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है, इसलिए बहुत ही बेसिक चीज़ है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, द लैंड वेयर वी लिव। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एनवायरनमेंट होता है वहाँ हमको बेसिक सपोर्ट देता है, हमको बहुत ही बेसिक सपोर्ट देता है। जैसे कि ये हमको जो हम सांस लेते हैं वो हमको एयर देता है, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं ना बच्चों हर पल, वो भी जो हम सांस ले रहे हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ठीक है। द वाटर वी ड्रिंक, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो पानी हम पीते हैं वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। द फूड वी ईट, मतलब जो खाना हम खाते हैं वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और जिस लैंड में, लैंड का मतलब बच्चों ज़मीन, जिस ज़मीन में हम रहते हैं जहाँ पे हमारा घर है वो भी नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब बच्चों यहाँ पे लाइन आती है, हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाइड दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि इस नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन मतलब हम इंसान अपने हिसाब से कैसे ढाल लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, ये जो शब्द है ना बच्चों मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब अपने हिसाब से बना लेना। तो बच्चों आपको मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हो, जो पानी आप पी रहे हो वो पानी तो बच्चों नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बट जिस ग्लास में आप उस पानी को पी रहे हो वो चाहे कांच का ग्लास हो सकता है, स्टील का, या फिर कैसा भी पॉट हो सकता है, तो वो पॉट बच्चों मैन मेड एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। आगे देखते हैं। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन द पॉट, फूड इज सर्व्ड इन द वेसल, द लैंड इज यूज्ड बिल फैक्ट्री। बच्चों जैसे अपन को ऊपर यहाँ पे दिया था कि एयर दिया था, वाटर दिया था, फूड, लैंड दिया था, यहाँ पे बोल रहा है कि जो एयर होती है उसको हमारी कार्स पॉल्यूट करती हैं, जो वाटर होता है उसको पॉट में डाल दिया जाता है, जो फूड होता है उसको वेसल्स में सर्व किया जाता है। आप मान लीजिए किसी आपको थाली में अगर खाना दिया जाता है तो खाना, वो फूड जो भी अनाज है वो तो नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बट जिस थाली में आपको दिया जाता है वो मैन मेड एनवायरनमेंट का हिस्सा है।
द लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्री, जिस ज़मीन में हम रहते हैं ज़मीन तो अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, लेकिन फैक्ट्री उसके ऊपर बन जाती है, मतलब इंसान ने उसको अपने हिसाब से डाल लिया। Human beings make car, mill, factory and manufacture container. This is how human beings modify natural environment. बच्चों ह्यूमंस द्वारा, इंसानों द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी चीज़ें बनाई जाती है ना, वो मैन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आती है। अब बच्चों मैं आपको इस फ्लो चार्ट के ऊपर ध्यान देने के लिए बहुत ही दूंगा, आप अटेंशन देके अच्छे से इसको देखिए। जो फ्लो चार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये आप मुझसे गारंटी लीजिए अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन, मतलब अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में होता है तो ये क्वेश्चन 101% आने वाला है। और अगर नहीं भी आने वाला बच्चों तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो, बिकॉज आप जब आगे चल के 8th क्लास में जाएंगे या फिर आगे की और भी कोई चीज़ की तैयारी करेंगे या फिर आपसे कोई बेसिक सवाल भी पूछता है तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी बनना ही चाहिए, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट के प्रकार कितने होते हैं, तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड थर्ड इज ह्यूमन। मतलब जो हम इंसान हैं हम भी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, प्लस हम एक एनवायरनमेंट को खुद बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो हमको मदर नेचर द्वारा गिफ्ट किया जाता है, इसको हम कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। अब बच्चों सबसे पहले हम फोकस करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर। नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर बच्चों 4 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है वाटर, सेकंड है एयर, मतलब जो हम पानी पीते हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। सेकंड एयर, जो हम सांस लेते हैं। लैंड, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं। और लिविंग थिंग्स, जो हमको आसपास अपने जीव जंतु दिखते हैं, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जानवर, कोई मछली, कोई भी है, ये सब लिविंग थिंग्स का हिस्सा है। अब बच्चों अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर या व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, तो आपको वो भी चीज़ आनी चाहिए। जो भी पानी का क्षेत्र होता है बच्चों, सबसे पहले जो वाटर लिखा आप यहाँ पे देखिए, जो भी पानी का क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। बच्चों कहीं भी आपकी पढ़ाई के बीच में हाइड्रो शब्द आए तो आप सीधे उसको पानी से रिफ़र करिएगा, वो पानी से ही होता है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ, जिनको पानी का डर होता है उनको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो हाइड्रो जहाँ पे भी पानी आएगा वहाँ पे ये नाम आएगा। तो बच्चों जो भी पानी का क्षेत्र होता है ना, मतलब समुद्र हो गया, कोई छोटा बे हो गया या छोटा पॉन्ड हो गया या रिवर हो गया, जो भी इसका हिस्सा होता है ना, पानी का हिस्सा होता है, वो सबको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। मतलब पानी की जगह को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, सीधा सा आप समझ सकते हैं। सेकंड होता है एयर। तो आप कई बात सुनते होंगे ना, हमारे एटमॉस्फेयर बहुत अजीब हो रहा है, एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है। एटमॉस्फेयर का मतलब बच्चों होता है एयर। जो आसमान का एरिया है ना उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जो पानी का एरिया है हम उसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। आगे चलते हैं, जो लैंड होती है बच्चों, जिस आप लैंड में रहते हो ना, फ्लैट सरफेस में आप रहते हो, जहाँ पे आपका घर होगा, जहाँ पे आप स्कूल होगी, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि लिथोस्फीयर किसको कहा जाता है तो आप उसको काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं। जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। फिर फोर्थ बच्चों लिविंग थिंग्स, जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं ना, जहाँ पे पेड़ होते हैं, पेड़ भी बच्चों लिविंग थिंग्स का हिस्सा होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो डेड थिंग्स नहीं होते, लिविंग थिंग्स होते हैं, और इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे यहाँ कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, जहाँ पे जंगली जीव रहते हैं, जहाँ पे जानवर रहते हैं। तो लिविंग थिंग्स का मतलब है जो भी जीवित चीज़ें हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जंगल है, जंगल के अंदर पेड़ होंगे, पौधे होंगे, मछलियाँ होंगी, जानवर होंगे और सारे कुछ रहते होंगे, तो इसको अपन क्या कहते हैं, हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 तत्व होते हैं, वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। चलिए कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के हम दूसरे पहलू को जानते हैं। दूसरा पहलू होता है बच्चों ह्यूमन मेड। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया कि जो हमको मदर नेचर से डायरेक्ट मिलता है, बट सेकंड हमको पढ़ना ज़रूरी है कि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है। आइए, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले वीडियो की कुछ सेकंड में ही बात की थी कि जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है, जो भी चीज़ आप देखते हो आसपास, वो सारी कुछ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का हिस्सा ही होती हैं बच्चों। आपकी स्कूल, आपकी बिल्डिंग, आपका पार्क, आपका ब्रिज, जिस भी जगह से आप आजकल के ज़माने में गुजरोगे, वो सारा कुछ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें अपन को लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जैसा कुछ समझने के लिए नहीं होता, बस हमको इतना जान लेना है कि जो भी चीज़ इंसान द्वारा बनाई जाती है वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आती है।
आइए सेकंड देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आएगा इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। अब आपको ये लग रहा होगा इतने सारे तत्व हैं, बट बच्चों जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको नेचुरल और ह्यूमन मेड के तो लिखने पड़ेंगे, बट अगर ह्यूमन का आता है तो ह्यूमन में आप 2 ही 3 चीज़ भी अगर लिख दें तो आपके लिए बहुत है। जैसे कि इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, अगर ये 3 चीज़ ही लिख देंगे और एक्सेट्रा लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अपने फ़ोन में रखने के लिए, तो यहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, और नहीं तो आपके पास अगर खुद की बुक है तो आप उसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगी। चलिए बच्चों, एनवायरनमेंट के ऊपर हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली, इसको अब हम थोड़ा डीपली जानेंगे, और डीपली जानने के बाद हमारा इस छोटी सी वीडियो में ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए आगे की रीडिंग करते हैं। Increasing day by day, we are therefore modifying the times, even destroying our natural surroundings, टीचर रिप्लाई। और टीचर कहते हैं बच्चों हम दिन ब दिन जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, है ना, मतलब नेचर को अपने हिसाब से ढाल रहे हैं बच्चों। उस हिसाब से हम नेचुरल सराउंडिंग को बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। आज भी आप आजकल आप देखते होंगे कि हम जो कार चलाते हैं, हमको कार चलाने में तो अच्छा लगता है, बाइक चलाने में तो अच्छा लगता है, बट इससे हमारा एयर पॉल्यूशन किसको ख़राब करता है बच्चों? एटमॉस्फेयर को ख़राब करता है। किसको ख़राब करता है? एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर को ख़राब करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक। यहाँ पे बायोटिक अबायोटिक का आएगा, हो सकता है इसके क्वेश्चन आए, नॉट सो इम्पोर्टेंट है बट ठीक है, आपको जानना चाहिए। बायोटिक होता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी चीज़ जिंदा है इस दुनिया में, जो भी चीज़ जिंदा है, और ऑर्गेनिज्म जो भी चीज़ें जिंदा है ना, उसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जैसे प्लांट्स और एनिमल्स आप ले सकते हैं, एक्सेट्रा भी कर सकते हैं। प्लांट्स जीवित होते हैं, एनिमल जीवित होते हैं, तो वो बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं अबायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो अब देखिए, बायोटिक मतलब होता है बच्चों जो चीज़ जीवित है, इस दुनिया में जीवित है, उसको हम कहते हैं बायोटिक, एंड जो चीज़ जीवित नहीं है उसको हम कहते हैं अबायोटिक। जैसे कि लैंड, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है लैंड। जैसा कि ज़मीन है बच्चों, ज़मीन में पड़ा पत्थर, ज़मीन में पड़ी रेत, ज़मीन में पड़ी धूल, कुछ भी लिविंग थिंग नहीं होती है, उसको कोई भी दर्द नहीं होता है, उसको कोई भी परेशानी नहीं होती जब हम उसके ऊपर चलते हैं, इसीलिए वो क्या होता है? अबायोटिक कंपोनेंट होता है। चलिए, जो अपन को बहुत ज़्यादा समझने वाला टॉपिक था वो करीब करीब ख़त्म हो गया। अब जल्दी से हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट भी 100% क्लियर हो जाएंगे। और फिर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और उस क्वेश्चंस को आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आइए, From the above conversation, you understand that place, people, thing and nature that surrounds by living organism is called environment। बच्चों ये एक important line है, यहाँ से बताता हूँ। People, things and nature that surrounded any living organism is called environment। ये आप पढ़ लीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है, हमसे हमारे आसपास है, वो सारी कुछ एनवायरनमेंट के अंदर आती है, बस यही बात इसमें कही गई है। इसमें आगे बायोटिक एंड अबायोटिक की बात कही गई है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुका हूँ। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, बिकॉज ये चैप्टर अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। आइए, अब देखिए बच्चों, जो चीज़ मैंने आपको अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी बच्चों कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, और एनवायरनमेंट का तीसरा हिस्सा यानी कि ह्यूमंस क्या होते हैं, उसी को अब थोड़ा डीप में यहाँ पे समझाया जा रहा है। और यहाँ से आपके सारे आंसर भी प्रिपेयर हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से सुने तो। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में समझा दिया, अब बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा समझ लीजिए। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। बच्चों ये कह रहा है जो लैंड होती है मतलब ज़मीन होती है, पानी होता है, हवा होती है, पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं, ये सारे कुछ मिला करके एक नेचुरल एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। जो भी बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो आप उसको सीधे से ही जवाब दे सकते हो कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल द्वारा जो मिल कर के सब बना होता है उसको हम कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं। यू आर फेमिलियर विथ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। अब बोल रहा है बच्चों आपको ये मतलब तो पता ही होगा कि लिथोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर क्या होता है।
मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर क्या होता है बच्चों। यस, लिथोस्फीयर मतलब होता है लैंड जहाँ पे हम रहते हैं। अच्छा बताइए हाइड्रोस्फीयर क्या होता है बच्चों। हाइड्रोस्फीयर मतलब वो जो पानी का एरिया है, पानी का क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं हिंदी में जल क्षेत्र। ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है बच्चों। एटमॉस्फेयर हवा की एक थिन लेयर है जो अर्थ के अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से अर्थ के आजू बाजू घूमती रहती है। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप समझते ही होंगे, जब कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हो वो चीज़ नीचे गिरती है, वो कहती है ग्रेविटी। तो वो हर चीज़ को अपने पास खींचती है। तो इसी तरह जो एयर होती है ना, एयर को भी वो खींच के रखती है, लेकिन एयर इतनी हल्की रहती है कि वो ना ऊपर जाती है ना नीचे ही आती है, वो बीचों बीच रहती है। उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और बायोस्फीयर बच्चों जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। आगे, फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास लेट अस लर्न सम फैक्ट्स अबाउट द दिस डोमेन्स। लिथोस्फीयर बच्चों देखिए, ये जो मैंने आपको बात बता दी, आगे ही डीप में कह रहा। लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड क्रस्ट एंड हार्ड टॉप ऑफ लेयर ऑफ अर्थ होता है। तो अर्थ के ऊपर टॉप की लेयर होती है ना बच्चों, जहाँ पे हम रहते हैं, और वो हार्ड होती है, ठोस होती है, उसके नीचे पत्थर होते हैं, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब हम अर्थ को नीचे डग डाउन करेंगे, खोदेंगे, तो अंदर लावा होता है, मैग्मा होता है, इस तरह काफ़ी वो होती हैं, अंदर लेयर्स होती हैं। लेकिन लिथोस्फीयर उसकी सबसे ऊपर की और सॉलिड लेयर होती है। आगे की लाइन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया है वही बातें हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको इस चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। चार्ट आपके जो सामने है, देखिए जो मैं आपको बोल रहा था, जो जल का क्षेत्र होता है, जो पानी का क्षेत्र होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। मतलब जहाँ जहाँ भी पानी होगा वो होगा हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। जो भी जगह ऐसी है जो सॉलिड है, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे मकान होते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, देखो यहाँ पे बस चल रही है। अब बस ऐसी रेत में तो चल नहीं सकती, जहाँ पे सॉलिड नहीं होगा, उसका काफ़ी वेट है। तो जो जो सतह स्ट्रॉन्ग है, ठोस है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड थर्ड में हम देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैं आपको अंत में बताता हूँ, अभी है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बच्चों वो जगह होती है जो हवा में होती है ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया थिन लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ऊपर होती है। अब बच्चों बायोस्फीयर का ये सर्कल कैसे बना है, अब आप ये चीज़ से थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि बाकी सब तो नॉर्मल लिखा, बस इसका एक सर्कल बना है। इसका सर्कल इसलिए बना है बच्चों, बायोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब पानी में सर्कल आता है, तो पानी में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आप जानते हो कौन रहता है पानी में, मछलियाँ रहती हैं, बतख बनी है, बतखें रहती हैं। तो ये सारा कुछ बायोस्फीयर का हिस्सा है। फिर लिथोस्फीयर में अब जैसे डॉग होते हैं, कैट होते हैं, काउज होती हैं, बफेलो होते हैं, इस तरह के काफ़ी सारे जानवर, और उसमें से कुछ डोमेस्टिक भी लिथोस्फीयर में रहते हैं, इसलिए यहाँ भी इसका सर्कल बनता है। इसके बाद पहाड़ों में भी कुछ रहते हैं, और उसके बाद एटमॉस्फेयर यानी कि हवा में भी पंछी होते हैं, उसको भी इसमें दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है। अब आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए, जो मैंने आपको बात थोड़ी देर पहले बताई है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। बच्चों ये लाइन आप वो कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, कि जो भी पानी का क्षेत्र होता है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे पानी होता हो। ठीक है। बाकी की लाइन छोड़ करके आपको मैंने एग्जांपल दिया था, रिवर, लेक, सी, ओशन, एवरीथिंग, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। आगे बढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स बाय द अर्थ। बच्चों देखिए, जो बात मैंने आपको बताई थी कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जो भी हवा की लेयर, हवा होती है, आपने कई बार सुना होगा वो प्लेन हवा को चीरते हुए जा रहा है, मतलब ऊपर क्या होती है बच्चों, हवा होती है, एटमॉस्फेयर उसको हम कहते हैं। और जो उसकी पतली सी लेयर होती है ना बच्चों एयर की, और वो जो अर्थ के इर्द गिर्द पूरी ओर से घूमती रहती है। मान लीजिए जो सर्कल है, इसको हम अर्थ मान लेते हैं, तो इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं रेड डॉट के पास, ऊपर के पास जो भी एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से वो घूमती रहती है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ इसको होल्ड करके रखती है, जो कि एटमॉस्फेयर अपने आजू बाजू रहती है। इट प्रोटेक्ट अस, मतलब इस लाइन से भी आप समझ सकते हो, ये हमको काफ़ी तरीक़ों से बचाती है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। बच्चों हमको किस चीज़ से बचाती है, हमको एटमॉस्फेयर बचाती है सन की हार्मफुल रेज से। अब आपने इसके ऊपर काफ़ी बार सुना होगा कि
अपने एक लेयर होती है, मुझे अभी नाम रिमेंबर नहीं हो रहा है, अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है जो कि हमको हार्मफुल रेजेस से बचाती है। अगर आपको उसका नाम याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझे इस वक्त पे याद नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे जो इकोसिस्टम का एक पीला कलर का बॉक्स है, इसको मैंने रेड कलर से ऐसे बॉक्स बना के रखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिकॉज आपका जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे इस चैप्टर का कि व्हाट इज इकोसिस्टम, तो आपको ये समझ में आएगा ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of all living organisms with each other and with physical chemical factor of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। बच्चों आप इतना समझ सकते हो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। व्हाट इज इकोसिस्टम है, यहाँ तो कहानियाँ लिखी हुई है, कहानी के जरिए आपको दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पे मेन इकोसिस्टम का सार लिखा गया है और यही आप आंसर नंबर 1 करके नोट कर सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों इकोसिस्टम क्या होता है हमको ये बता रहा है। इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम होता है बच्चों जिसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। बच्चों एक पेड़ है और यहाँ पे एक ह्यूमन है। बच्चों जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन उस पेड़ को क्या देता है, ह्यूमन उस पेड़ को अपने गार्डन में जगह देता है जिस कारण से वो सनलाइट ले सके, प्लस वो वाटर देता है, उसको खाद देता है, उसको जगह देता है, जिस वजह से उस जो पेड़ होता है उस ह्यूमन को बदले में देता है, फ्रूट्स देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है। तो जो बच्चों एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है ना, यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी। अब एनर्जी तो मैं आपको बताऊंगा, पहले मटेरियल बताया मैंने कि एक ह्यूमन ने एक पेड़ को पानी दिया, सनलाइट दिया, खाद दिया और उसकी केयर करी गर्मी या ठंड के मौसम में। तो बच्चों इसके बदले ने पेड़ ने भी उसको कुछ दिया ना, पेड़ ने उसको ऑक्सीजन दिया, उसको फ्रूट्स दिए, उसको छाया दी उसके घर को। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। तो ये क्या हुआ, इकोसिस्टम हुआ ना बच्चों कि मैंने आपको कुछ दिया, बदले में आपने मेरे को कुछ दिया। तो ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, मतलब मैंने उस पेड़ को कार्बन डाइऑक्साइड दिया, बदले में उस पेड़ ने मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करी, इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। और मटेरियल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। अगर आपसे मैं इकोसिस्टम बताता हूँ तो आपको पहले ये बताते आना चाहिए कि हिंदी में आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको अगले इंसान को, बाद में आपको इंग्लिश से बुकिश लैंग्वेज में याद रहे। तो क्या मतलब है इसका कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, हम सब उसी के अंतर्गत आते हैं, ऐसे लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे को एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। क्योंकि बच्चों इस नेचर में, इस मदर नेचर में सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बिना पेड़ के हम नहीं जी सकते और हमारे बिना पेड़ नहीं जी सकते, बिकॉज हम रहेंगे तभी उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, नहीं तो वो लोग सूख जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। बच्चों अगर आप इसको इकोसिस्टम वाले को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैंने इकोसिस्टम का पूरा निचोड़ आपको इस लाइन के अंदर बता दिया कि इकोसिस्टम होता क्या है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक जंगल बना हुआ है, जंगल में पेड़ भी है, पानी भी है, जानवर भी है। अब बच्चों देखिए, ये जानवर इन्हीं पेड़ों को खाते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे यही पेड़ जिंदा रहते हैं, है ना। तो आप एक चीज़ समझ रहे हो कि कितना एक इकोसिस्टम है। अगर ये जानवर यहाँ पे मर जाएं तो ये पेड़ जीवित नहीं रह सकते, और अगर यहाँ से सारे पेड़ काट दिए जाएं तो ये जानवर भी यहाँ से जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह सारा कुछ इकोसिस्टम बच्चों बनता है, और ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, ये सब डेड ऑर्गेनिज्म के बीच में नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब पेड़ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जानवर भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे यहाँ आप बतख देख रहे हो, ये इस पानी पे तैरते हैं, इस पानी को स्वच्छ करते हैं, है ना। पानी के अंदर की जो गंदे कीड़े होते हैं ये उनको खा करके उनको जल को और भी स्वच्छ बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम वाली जो ये था ना, ये एक एनसीसी कैंप की रवि की क्लास की ही कहानी बता रहा था, बाकी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। आइए हमारे पास ये हमारे चैप्टर का लास्ट पेज है, इसको ढंग से पढ़ करके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसको आप या तो कमेंट बॉक्स में करिए या तो आप अपनी रफ में अगर लिखेंगे तो आपकी बच्चों मानिए, भरोसा मानिए, आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। और लिखते रहने की प्रैक्टिस ही हमको करनी चाहिए, इससे हमारी हैंड राइटिंग भी सुधरती है और हमको कब क्या शब्द लिखना है हमको ये भी पता चलता है। अब बच्चों ये तो वही स्टोरी कंटिन्यू है जो मैंने पीछे नहीं पढ़ी थी, इकोसिस्टम वाली। एनसीसी में कैसे रवि जाता है, वो अपने कहानी बताता है, तो वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बताती है कि मुझे अपने गांव की याद आ रही जहाँ पे काफ़ी सारे बारिश होती है। तो एक हीरा नाम का बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि मुझे तो अपने
घर की याद आ रही है, जहाँ पे जैसलमेर मतलब राजस्थान, और वहाँ पे काफ़ी सारे डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब बच्चों रेगिस्तान। और वहाँ पे कैमल्स होते हैं, लिजर्ड होते हैं, इंसेक्ट। कैमल्स मतलब ऊँट, लिजर्ड मतलब छिपकलियाँ, और इंसेक्ट मतलब काफ़ी सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो रवि ये क्वेश्चन करता है अपने टीचर से कि जो एनिमल होते हैं, राजस्थान में अलग तरह के एनिमल पाए जाते हैं, दूसरे स्टेट में अलग तरह के एनिमल पाए जाते हैं, तो क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? तो टीचर कहते हैं यस, वेरी मच सो। मतलब जो अलग अलग जानवर होते हैं ना, भले ही वो दूसरे शहर या दूसरे राज्य, दूसरे देश में हो, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं बच्चों। एक इकोसिस्टम किसी देश या किसी देश की बाउंड्री तक सीमित नहीं होता है। इकोसिस्टम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म तक चलता रहता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा सा मेरे दिमाग में आया। आपने नाम सुना होगा अमेज़न जंगल के बारे में। बच्चों अमेज़न जंगल जो होता है वो दुनिया भर का कम से कम 50 या 60% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। मतलब बच्चों हम हो सकता है, अगर आपका घर ऐसी पास में है या फिर इंडिया के कोस्टल रीजन साइड है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र एंड केरला साइड के एरिया में, हो सकता है कि आपको जो ऑक्सीजन कभी कभी आई हो तो वो अमेज़न फॉरेस्ट से भी आई हो। ऐसी कोई डायरेक्ट वो नहीं है। अब अमेज़न किधर है? अमेज़न है बच्चों साउथ अमेरिका में, बट वो दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी अपना ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। ये होता है एक इकोसिस्टम। ठीक है, हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी एक परिवार है। ये किसी भी तरीके के बंधनों से नहीं वो होता है कि अगर ये देश की बाउंड्री है तो इस देश के पार कोई भी ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं होगा बच्चों, कि इस देश के पेड़ सिर्फ इसी देश के लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये होता है इकोसिस्टम। आइए आगे पढ़ते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। बच्चों सभी पेड़ पौधे, एनिमल और ह्यूमन बींग्स मतलब हम सभी इंसान, हम सब किस पे? अपनी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं। बच्चों जैसा मैंने आपको बताया, अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हम सब नहीं रहेंगे, अगर ह्यूमन बींग नहीं रहेंगे तो प्लांट नहीं रहेंगे। ह्यूमन बींग और एनिमल काफ़ी मिलता जुलता रहता है। जो काम ह्यूमन बींग करता है वही काम एनिमल भी करता है। जैसे प्रकृति से लेना, बदले में प्रकृति को कुछ देना। डिपेंड ऑन देयर। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। The relation between living organism as well as the relation between the organism and their surroundings from an ecosystem। बच्चों जो अब आपको बताता हूँ इकोसिस्टम क्या होता है। सभी पेड़ पौधों का, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो भी जीवित जंतु हैं, जीव जंतु हैं इस दुनिया के, उनके बीच का जो रिलेशन होता है, उनके बीच का जो संबंध होता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जो मैं आपको काफ़ी देर से समझा रहा हूँ बच्चों कि अगर हम पेड़ को कुछ देते हैं, बदले में हमको पेड़ कुछ देता है, ये हमारा उसके बीच का संबंध हुआ ना, ये हमारा और उसके बीच का रिलेशन हुआ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपका और सामने आपके घर के बाहर के पेड़ का आपका क्या संबंध है, तो आप ये ना बोलोगे कि मैं उसको पानी देता हूँ, बदले में वो मुझे फ्रूट देता है या वेजिटेबल देता है। तो ये हमारे बीच का हो गया संबंध बच्चों, और इस संबंध को ही हम कहते हैं इकोसिस्टम। इस रिलेशन को ही कहते हैं हम इकोसिस्टम। अब अगर आप कभी बहुत ही स्वीट सा एक आंसर लिखना चाहें तो आप एक स्वीट सा आंसर लिख सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। आइए अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट के 3 घटक होते हैं, जिसको अपन कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब 3 प्रकार होते हैं। एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, और तीसरा होता है ह्यूमंस। तो ह्यूमंस तो आप समझ गए ना, हम इंसान हैं, हमारा परिवार, हमारी कम्युनिटी सब हो गए। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। ये बेसिक है, इसको जल्दी से रीड करके हम क्वेश्चन देते हैं आपको। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड इट अकॉर्डिंग टू नीड। बच्चों देखो, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को लेते हैं और उसको अपने हिसाब से बना लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देखते हो कि किसी की फैक्ट्री रहती है, वो जितना भी उसमें केमिकल होता है ना, वो आजकल समुद्रों में फेंक देता है, जिस कारण से क्या होता है, वहाँ पे जलीय जानवर जो रहते हैं, जलीय जानवर, मछलियाँ होती हैं, उनकी मौत हो जाती है उस कारण से। तो यही पे बता रहा है कि ह्यूमन जो होता है ना, इंसान जो होता है ना, वो एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से ढालता है, अपने हिसाब से, वो नेचर के हिसाब से नहीं ढलता। जबकि यहाँ पे आगे बोल रहा है अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। कह रहा है जो पहले के आदि मानव होते थे, अर्ली मैन, जिसको अपन कहते हैं अर्ली मैन, जो पहिया और आग का आविष्कार किए थे, तो जो ह्यूमन होते थे ना, पहले के अर्ली मैन होते थे, वो अपने आप को नेचर के हिसाब से ढालते थे। नेचर उनसे जैसी मांग करता था वो वैसे ही चलते थे। अगर नेचर उनसे शिकार करने की मांग करता था वो शिकार करते थे, वो पेड़ों को नहीं काटते थे।
वो फ्रूट्स लेते थे, वेजिटेबल, बट कुछ भी प्रकृति का शोषण, प्रकृति के साथ गलत नहीं करते थे। लेकिन आजकल के ह्यूमन जो हैं, आजकल के मॉडर्न एरा के जो ह्यूमन्स हैं, वो बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। वो प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। वो एक कमरे के अंदर भी पेड़ उगाना चाहते हैं, वो सारा कुछ उल्टा ही करना चाहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल अराउंड देम। बस जो कह रहा है, जो अर्ली मैन होते थे ना, वो अपने आसपास की चीज़ों से ही अपनी ज़रूरतें पूरे कर लेते थे और कुछ भी ऐसा सिंपल लाइफ जीते थे। विद द टाइम ग्रो बिकम मोर वेरिड, ह्यूमन लर्न वे टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। बच्चों धीरे धीरे समय के साथ साथ ह्यूमंस ने क्या किया, एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से चेंज करना कोशिश किया। उन्होंने क्रॉप उगानी शुरू की। क्रॉप को मतलब अपन क्या कहते हैं, जो फसलें होती है, फसलें उगानी चालू करी। एनिमल को पालना चालू किया। डोमेस्टिकेट एनिमल लिखा हुआ है ना, डोमेस्टिकेट एनिमल का मतलब होता है जानवरों को पालना। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है क्रॉप मतलब फसलें उगाना चालू करी। बच्चों फॉर एग्जांपल आपने कभी खेती करते देखी हो किसी को, तो खेती करने के लिए बैल की आवश्यकता पड़ती थी पहले, जो खेत को जोतते थे। तो इसीलिए वो लोगों ने क्या है, डोमेस्टिकेट एनिमल को भी पालना चालू किया होगा। गाय को पालना चालू किया होगा, उसने दूध दिया होगा। इसी तरह बच्चों द व्हील वॉज इन्वेंटेड, इधर लिखा है द व्हील वॉज इन्वेंटेड। तो व्हील का भी जुगाड़ हुआ, व्हील भी बनाया गया लोगों के द्वारा, जिससे आवन जावन में आसानी हुई। जैसे बैलगाड़ी बनी होगी। फिर इसके बाद क्या होता है, कॉमर्स डेवलप्ड होता है। कॉमर्स का मतलब बच्चों वित्तीय व्यवस्था, मतलब आप किसी चीज़ को बेचते हो, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर। अब बच्चों यहाँ से वहाँ चीज़ों को पहुँचाना चालू करा गया। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे बार्टर सिस्टम भी आया। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है बच्चों, कि आपके पास अगर चावल है और आपको गेहूँ चाहिए, तो आप किसी व्यक्ति को गेहूँ दोगे, चावल दोगे और बदले में वो आपको गेहूँ देगा। आपके बीच में पैसे नहीं लगे, उसको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई, आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। तो इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। तो बच्चों जब उनको पता चला कि हम कुछ खाते हैं, तो हमें अपने लिए बस नहीं फसल उगानी चाहिए, हमको ऐसी फसल उगानी चाहिए जिसको हम कुछ बेच सके, ताकि हमको कुछ हो सके, पैसे भी मिले, और पैसे तो बाद में आए, हमको उसके बदले में और भी चीज़ें मिले। ठीक है, बस इतना लिखा हुआ है। आगे ऐसा ही करते करते बच्चों कम्युनिकेशन भी आसान हुआ, लोग बात करने लगे, भाषा का इन्वेंशन हुआ होगा। इसी तरह सारी चीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलती गई, वर्ल्ड में एक दूसरे से ट्रांसफ़र होने लगा। अब बच्चों जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भी इंडिया में व्यापार ही करने आई थी दूसरे देश से। ठीक है, अब बच्चों देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट ये आपको पढ़ने में खुद ही समझ में आ जाएगा। ये जो नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रबी क्लास ये लिखा हुआ है, ये बेसिक ऐसा नॉट सो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसमें आपका टाइम नहीं ख़राब कर रहा हूँ वीडियो के लिए। चलिए बच्चों, ये बार्टर सिस्टम का समझ लीजिए। बार्टर सिस्टम इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज़ ऑफ मनी। बच्चों देखिए, मनी दिए बिना, पैसा दिए बिना एक दूसरे से जो वस्तुएं एक्सचेंज की जाती है, उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ऑन जून 5 एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, 5 जून को होता है। ये भी एक जीके क्वेश्चन है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज इकोसिस्टम। इसका आंसर आपको किधर मिलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा ये आप इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपके पास बुक होगी वैसे तो। ठीक है, ये इकोसिस्टम का आंसर है। इकोसिस्टम मतलब बच्चों हमारा और सभी ऑर्गेनिज्म का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, उसको हम कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चों आपको इधर मिलेगा। नेचुरल एनवायरनमेंट मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ये रहा बच्चों। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट से बनती है। थर्ड क्वेश्चन है, मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। बच्चों वो 3 कंपोनेंट को आप याद करिए जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ये है थर्ड वाले का आंसर। 3 कंपोनेंट होते हैं, अपन इसका आंसर लिखेंगे, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल, ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमंस। आइए, लिथोस्फीयर बच्चों होता है सॉलिड क्रस्ट, आप पीछे जाके देख सकते हो। बायोस्फीयर जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, और बायोटिक और नॉन बायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक भी मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल
फॉर मोर। हमारे पास और भी वीडियोस आएंगी इसी आपके सब्जेक्ट को लेकर के, और भी आगे की क्लासेस को हम कवर करेंगे और एक एक क्लास में एक एक चैप्टर को ख़त्म करते चलेंगे। और बहुत ही पतली एंड स्वीट सी बुक है, इसको हम जल्दी से अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को करिए शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि एक वीडियो के अंतर्गत उसका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए और उसको दोबारा इस चैनल को बार बार रिपीट करके नहीं पढ़ना पड़े। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।